Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. And this is the vocabulary video here जिसमें कि आप पाएंगे कई root words, prefixes and suffixes. आजकल के एग्जामिनेशन के हिसाब से we all know कि हम जब RCs अटेम्प्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट देखते हैं या फिर किसी एंटोनिम सिनोनिम को टच करते हैं तो उतने इजी शब्द नहीं आते जितनी हमारी वोकैबुलरी में है। कुछ ना कुछ नए वर्ड्स तो हमें मिलते ही है, चाहे हमारी वोकैब कितनी भी स्ट्रांग हो। तो पूरी डिक्शनरी को याद करना इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन हाँ कुछ रूट को अगर पिक कर लिया जाए तो एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि इस पैसेज में जरूर इसका मतलब ये होगा बिकॉज इस रूट का मतलब ऐसा होता है। अच्छा, ये क्लोज टेस्ट पॉजिटिव टोन रखता है तो जरूर ये शब्द बेहतर होगा बिकॉज इस रूट का मतलब ये होता है ETC. So it's going to be a vocabulary class, जैसा आप कई लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा था और बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मैं इसमें कई प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस कहिएगा, कई रूट आपसे डिस्कस करूंगा। तो एक वर्ड की सहायता से आप कई वर्ड्स खुद बना सकते हैं या फिर किसी ऐसे नए शब्द को जो मैंने और आपने भी ना देखा हो उसको अज्यूम कर सकते हैं कि शायद इसका मतलब इसी से रिलेटेड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग, वर्ड पावर इंग्लिश, मेरी तरफ से इस चीज का ये फर्स्ट वीडियो है। बाकी वोकैबुलरी में मैं इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स का वीडियो भी ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप नए हैं तो चेक कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट को। और एक चीज और कह दूं कि मैंने नाउन पूरी पढ़ा दी है, प्रोनाउन पूरी पढ़ा दी है, एडजेक्टिव्स कंप्लीट है, आर्टिकल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इनकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो मेरे चैनल को स्क्रॉल करके वहां पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग दिस सेशन हियर, vocabulary, word power English, your prefixes and suffixes. स्टार्ट करने से पहले ये जरूर मार्क कर दूं कि दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। इफ यू फील फ्री और कंफर्टेबल यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बिकॉज hundreds of students, thousands of messages रखकर डेली वहां पर अपनी डाउट्स क्लियर करते हैं। तो आप अगर फ्री हैं तो मेरे चैनल को मेरी अपडेट्स के लिए और अपनी खुद की डाउट्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। आई रिपीट, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। Also, I'm a plus educator at Unacademy in the banking stream. तो आप में से कोई अगर बैंकिंग में है तो जरूर वहां भी मिलते हैं आपसे, और अगर नहीं है तो आप किसी भी स्ट्रीम के सब्सक्रिप्शन से पहले इतना बेनिफिट मेरी तरफ से ले सकते हैं। आप मेरा कोड यूज करके, दैट इज कपिल सर, KAPILSIR, मस्ट बी विजिबल टू यू। आप किसी भी कोर्स को परचेज करने से पहले अप्लाई करके फ्लैट 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, चाहे वो SSC है, बैंक है, UPSC, IIT, जो भी आप स्ट्रीमिंग चाहें। अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो स्टार्टिंग दिस सेशन नाउ। एक शब्द लिखा है आपकी स्क्रीन पर जो आपको विजिबल होगा, मलेरिया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब मुझे ये बात पता चली, इसीलिए मैं जब जब वोकैब की क्लास रखता हूँ कुछ ऐसे शब्द जरूर शेयर करता हूँ, शायद हम उनको नहीं जानते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन I'm pretty sure कई लोग नहीं भी जानते होंगे। मलेरिया को हमने बचपन से एक बीमारी की तरह सुना है, बाखूबी हम जानते हैं कि हाँ ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। लेकिन मलेरिया फर्स्ट टर्म जब आपने सुना होगा बचपन में कभी, तो कभी नोटिस नहीं किया, तब नहीं पता था ग्रामर पढ़नी है, क्या जिंदगी में होने वाला है। आज भी हम में से कई लोग जानते होंगे कि इसका रूट क्या है, इसकी एटमोलॉजी क्या है, कहां से इसका ओरिजिन है, किस तरह ये शब्द बना, हम में से कई लोग नहीं जानते होंगे। तो मलेरिया, जिसको हमने वन वर्ड की तरह हमेशा सुना है कि ये नाम है, कभी सोचा कि इसके रूट्स, ये लेटर्स इसमें कहां से आए, वर्ड कहां से आए? आप भी स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं भी आपको मार्क कर देता हूं। मलेरिया 1740 का एक शब्द है जिसमें दो रूट हैं जिनकी सहायता से इसको बनाया गया है। बिकॉज हर भाषा में संधि जरूर होती है, हिंदी में आपको कंफर्टेबल होंगे, इंग्लिश में भी। इंग्लिश के फर्स्ट वर्ड को मैं कैसे भूल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा बिकम्स अल्फाबेट। आई रिपीट, अल्फा प्लस बीटा, ग्रीक लेटर्स के जो शुरू के दो लेटर्स हैं ग्रीक अल्फाबेट के, अल्फा, बीटा, गामा, उन दो को पिक करके उनकी स्पेलिंग से उन्होंने अल्फाबेट बना दिया। मैंने अपने शुरुआत के वीडियोस में आपको समझाया था। सेम केस मलेरिया के साथ भी है कि जो टर्म एक हमें नजर आता है मलेरिया, इट्स being derived from two words out there. 1740s में ये नाम जो था मलेरिया, it was derived from mel, the very first term, and area, जिसका मतलब होता था मेल। आप आज इसी वीडियो में किसी और वीडियो में देखेंगे, मैं ऑफ्टन आपके लिए वोकैब क्लास भी रखूंगा बिकॉज काफी हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो MAL आपने सुना होगा, मेल फंक्शन, कंप्यूटर जब उल्टा सीधा परफॉर्म करने लगता है बैड फंक्शनैलिटी दिखाने के लिए। मेल न्यूट्रिशन से पूरी दुनिया परेशान है, जो हम कुपोषित कह देते हैं, तो मेल हमेशा बैड दिखाता है। और एरिया आपका एयर को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हेन यू से मेल एयर, यानी कि बुरी हवा कह दीजिएगा, बैड एयर कह दीजिएगा। 1740s में यही माना जाता था कि वो बुरी हवा से होता है। आप लोगों ने जिन्होंने जीएस पढ़ी उनको पता होगा
किसी को इस बात के लिए कोई प्राइज भी मिला था बिकॉज उन्होंने खोज करके बताया था कि ये हवा से नहीं मच्छरों के काटने से होता है। तो वो बाद में ऐसा पता चला, पहले यही माना जाता था और उसी वजह से इसका नाम रख दिया 1740s में MAL और ARIA मेल एरिया के हिसाब से, यानी कि बुरी हवा इसका रूट दिखाता है। सो दिस आइडिया केम फ्रॉम द एंशिएंट रोमन्स हु थॉट दैट दिस डिसीज केम फ्रॉम फाउल एयर, वो बुरी हवा से हो सकती है। एक छोटा सा ओवरव्यू कि हम प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस या रूट वर्ड्स को क्यों पढ़ें, तो मैं अपनी तरफ से वापस आपको हेल्प कर दूं कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जल्दी से कुछ वर्ड्स आपको समझाना चाहूं बिकॉज ये इस कैटेगरी में मेरा फर्स्ट वीडियो है। आगे कभी होगा तो मैं आपको बहुत क्विकली इन चीजों को मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा बिकॉज हाँ ये बेनिफिशियल है कि अगर हम पढ़ें भी तो क्यों पढ़ें, वो एक क्वेश्चन मार्क का आंसर हमारे पास हो। जब आप किसी भी चीज में कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं या कुछ लेटर्स ऐड कर देते हैं तो उस तरफ से कई चेंजेस किए जा सकते हैं। ग्रामर चेंज हो सकती है, आपके मीनिंग में चेंजेस लाए जा सकते हैं और या फिर आपके प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज हो सकते हैं और एक लैंग्वेज के लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है। एक ग्लैंस में आपके स्क्रीन पर जो वर्ड लिखे उन्हें देखेगा। द वेरी फर्स्ट टर्म इज ACT, एक्ट। एक वर्ब होती है, हम सब जानते हैं, एक्ट अभिनय करने को कहा जाता है। जब आप इसमें ION लगा देते हैं ये नाउन बन जाती है एक्शन, तो हम लोग अपने एक्शंस की बात करते हैं। जब आप इसमें ORER जैसे वर्ड्स लगा देते हैं तो कूल करने वाला कूलर, हीट करने वाला हीटर, एक्टिंग करने वाला एक्टर हो जाता है। आप एक्ट्रेस बना सकते हैं। मुझे आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है, मैंने इसमें ING प्लेस करके इसका जैरेंट बना दिया। वर्ब भी हो सकती है, जैरेंट भी बिहेवियर दे सकती है, नाउन जिसे हम कहते हैं। एक्टिंग कह दीजिएगा, ING उसी वर्ड का फॉर्मुलेशन है। इसे वर्बिटम भी कहा जाता है, शब्दों से शब्द बनाने की प्रक्रिया कि डिराइविंग वर्ड फ्रॉम वर्ड्स इज सेड टू बी वर्बिटम, तो वो भी कह दीजिएगा। एक्टेबल कहा जाता है, जो चीज करने लायक है, जो एक्शन करने लायक है उसे एक्टेबल कह देते हैं। और आपकी उस एबिलिटी को जो आप एक्शन कर पाते हैं उसे एक्टेबिलिटी कहा जाता है। ये शब्द हम में से कई लोग नहीं जानते होंगे। और भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जस्ट कीपिंग इट क्लोज के हाँ थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे पाऊं। आई रिपीट, अगर एक्ट वर्ब है इंग्लिश में, उससे एक्शन, एक्टर, एक्टिंग, एक्टेबल, एक्टेबिलिटी और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। सो देयर मे बी सम चेंजेस इन योर ग्रामेटिकल फॉर्म, देयर मे बी सम चेंजेस इन टर्म्स ऑफ मीनिंग। एक शब्द जो होता है आप जानते होंगे इंटरेस्ट, दोनों मीनिंग होते हैं। मैथमेटिक्स में हम इसे ब्याज कह देते हैं और जनरली रुचि के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस यानी कि कुछ और लेटर्स जोड़कर इसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्टेड, आर यू इंटरेस्टेड, आप इच्छुक हैं इस चीज के लिए। और जब आप किसी मूवी को कहते हैं यार कल की मूवी मजा आ गया, इट वॉज इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी थी, बहुत रोचक थी, मनोरंजक कहा जा सकता है। तो जहां इंटरेस्टेड का मतलब इच्छुक के तौर पर होता है, वहां इंटरेस्टिंग मनोरंजक हो जाती है और इसी का नेगेटिव बनाने के लिए आप उसमें अनइंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो यू कैन चेंज द ग्रामेटिकल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स बाय पुटिंग सम प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। यू कैन चेंज इट्स मीनिंग एंड यू कैन ऑल्सो चेंज इट्स प्रोनाउंसिएशन। तो ये चीज थोड़ी सी शायद ऑकवर्ड हो आपके लिए। फोनेटिक सिंबल्स जिसको आते हैं और वर्ड स्ट्रेस आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल होगा कि जब आप किसी वर्ड में कुछ लेटर्स और जोड़ देते हैं तो उसका वर्ड स्ट्रेस भी चेंज हो जाता है। ये मैं शायद आपको ना समझा पाऊं जिसको फोनेटिक्स नहीं आते हैं, कि जैसे एक नाउन और वर्ब फॉर्म में जो हम फोटोग्राफ यूज करते हैं, ये मैंने इंडियन एक्सेंट में बोल दिया, दिस इज प्रोनाउंस्ड बाय स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट सिलेबल, दिस इज फोटोग्राफ। फोटोग्राफ फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस है, जबकि जब आप इसका एडजेक्टिव यूज करते हैं तो स्ट्रेस जाकर थर्ड सिलेबल पर आ जाता है एंड इट बिकम्स फोटोग्राफिक। फोटोग्राफिक। और जब आप इसको एक नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो इंसान जो फोटो खींचता है, तो शायद हम बोल देते हो फोटोग्राफर, एक फ्लैट टोन में इंडियन इंग्लिश, फोटोग्राफर। और जबकि आप उसका सिलेबल पैटर्न देखेंगे, स्ट्रेस देखेंगे, तो आपको पता चलेगा इट बिकम्स फोटोग्राफर। शायद आपने टीवी के एड्स में ये सुना होगा, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल। तो इस तरह से, चलिए ये हमारे एग्जाम के लिए काम के लिए नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए ये भी काम की चीज होगी। कभी मैं फोनेटिक्स पढ़ाऊंगा, वहां मार्क कर दूंगा आपको। तो आप ग्रामर चेंज कर सकते हैं, आप उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं, आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज कर सकते हैं। सो क्विकली स्टार्टिंग विद सम ऑफ द मोस्ट common prefixes here. The very first one is ANTE. I repeat, the very first one is ANTE, which means before, जिसका मतलब हमेशा पहले से हो जाता है। तो आपके मन में कई वर्ड्स तो आ गए होंगे, मैं उनको स्लाइड में अच्छे से दिखाऊंगा आपको with their reason and their meaning, कि हाँ ANTE जहां भी मार्क किया जाता है, एंटी कह दीजिएगा, वो हमेशा पहले को मार्क कर देता है। कोई चीज किसी के पहले होना या फिर जो भी आपका एक्शन है। जरा कुछ वर्ड्स को इसके ध्यान से रखते हैं। आप भी ध्यान रखिएगा, किसी वर्ड में अगर आपको ANTE लिखा है तो जरूर उसका मतलब पहले से होगा, बिफोर रिप्रेजेंट करने के लिए होगा।
वेरी फर्स्ट टर्म इज कि जब आप डिक्शनरी खोलकर भी नाउन ये इसका मीनिंग चेक करेंगे तो जब हम कुछ ऐसा जुआ वगैरह खेलते हैं, कोई ऐसे खेल खेलते हैं जहां पर हमें पहले पैसे एडवांस में सबमिट करने होते हैं, गिरवी के तौर पर रखने होते हैं, बाद में हार जाएं जीत जाएं जो भी आपके पैसों का लेन देन होता है, उस अमाउंट को भी इंग्लिश में ANTE कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इसका रूट मीनिंग है पहले से, और आपको जब पहले से कुछ पैसे रखने पड़ते हैं, उस केस में जो पैसे आपने रखे हैं किसी खेल को खेलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ प्रिसाइज टर्म व्हेन इट इज यूज्ड इन पोकर गेम, तो जब पोकर खेलते हैं उससे पहले जो पैसा रखा जाता है उसको भी ANTE ही कहा जाता है। तो जनरल तौर पर इसका बेस मीनिंग तो वही पैसे से है, बिकॉज सबसे ज्यादा वैल्यू पैसे की ही होती है। इसके अलावा इसको कई वर्ड्स में ऐड करके भी उनका मीनिंग प्रीवियस के तौर पर, बिफोर के तौर पर, पहले के तौर पर लिया जा सकता है। एक कॉमन टर्म है, मुझे नहीं पता कौन इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन हम में से कई लोग होंगे जो हर चीज नहीं जानते हैं। एंटिक उन वर्ड्स में से एक है जिसको हमारे माहौल में कभी कभी, क्योंकि मेरे जगह पर आसपास एरिया में इस तरह यूज कर लेते हैं, नहीं पढ़ी हमने ग्रामर, नहीं पता हमें वोकैबुलरी का मीनिंग, जो लोग इस्तेमाल करते हैं वही चीज प्रचलित हो जाती है। तो एंटिक आपने सुना होगा या आप भी शायद इस्तेमाल करते होंगे, हम में से कई लोग, कि जो चीज हमें यूनिक लगती है हम उसको एंटिक कह देते हैं। भाई वो एंटिक पीस है, ये शायद आप में से कई लोगों ने ये लाइन सुनी होगी, एंटिक पीस। तो एंटिक का मतलब यूनिक नहीं होता। आई रिपीट, एंटिक का मतलब यूनिक नहीं होता। आप में से कोई ये ना सोचे कि स्पेलिंग में आपने ई लिखा था, आई कहां से आ गया। जब आप दो वर्ड्स और लेटर्स को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं तो उनकी एक आध स्पेलिंग चेंज हो सकती है, तो वो इंडिविजुअल नहीं है, उसी का एडिशनल फॉर्म है। एंटिक का मतलब होता है जो चीज बहुत पुरानी है, प्राचीनता दिखाने के लिए एंटिक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं जिनको ये चीज ऑकवर्ड लगे। आई रिपीट, एंटिक का मतलब बिलोंगिंग टू एंशिएंट टाइम, पुरानी चीज, पुरातत्व विभाग जो आपका है, प्राचीनता दिखाने के लिए एंटिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो चीज बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, पुराने समय की है, उसे एंटिक कहा जाता है। अब आप मन में जरूर सोच रहे होंगे, यार ये हम तो एंटिक हमेशा यूनिक के लिए इस्तेमाल करते आए थे। आप भी सही हैं, आप गलत नहीं है। क्यों? अगर टीपू सुल्तान की कहीं तलवार रखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटिक है, बिकॉज वो बहुत पुरानी है। आज वापस टीपू सुल्तान और उनकी तलवार नहीं बनाई जा सकती, तो हमारे लिए वो चीज यूनिक हो गई। इसीलिए हम कई पुरानी चीजों को ही यूनिक कह देते हैं। ताजमहल एंटिक है। आपका वाला मीनिंग भी सही है, मेरा वाला मीनिंग, मेरा कुछ है नहीं एक्चुअली, ग्रामर जो इंग्लिश लिखती है वो भी सही है, बिकॉज ताजमहल बहुत पुराना है। और इस केस पर आप उसे यूनिक भी कह सकते हैं, बिकॉज दूसरा ताजमहल आज नहीं बन सकता। कई चीजें जो पुरानी एग्जिस्टेंस में हो जाती हैं उन्हें वापस नहीं बनाया जा सकता, तब उन्हें आप एंटिक, यूनिक की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्नीचर को भी एंटिक कहा जाता है, जो बहुत पुराना होता है और अपने आप में यूनिक है, अलग सा है। पर ध्यान रखिएगा, बेस मीनिंग के आधार पर जब आप एंटिक का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा यूनिक नहीं होगा। वो उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो बिल्कुल ही अलग है, जो दोबारा नहीं आ सकती। उस केस में अब मैं अपनी पुरानी टूटी फटी साइकिल को एंटिक तो कह सकता हूं, उसे मैं यूनिक नहीं कह सकता। तो एंटिक आप चेक कर सकते हैं, या ध्यान रखिएगा जो पुरानी टाइम से रिलेट करता है उसे हमेशा एंटिक कहा जाता है। सिमिलरली एंटिकिटी इसी की नाउन बन जाती है, तो जो आपका पुराना पास्ट है उसे ही एंटिकिटी कहा जाता है। और मेरा और आपका पास्ट नहीं, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं जिस तरह से, वो आपकी एंटिकिटी कही जाती है। कई म्यूजियम्स में हम लोग देखते हैं तो वहां एंटिकिटी वाली कई चीजें रखी होती हैं, बिकॉज वो हमेशा हिस्ट्री से रिलेट करती हैं, पुराने पास्ट से रिलेट करती हैं। तो एंटिक एडजेक्टिव है, एंटिकिटी उसी की नाउन वेरिएशंस हैं, दोनों का मतलब एंटी से डिराइव्ड है, पुराना, बिफोर, एंशिएंट कहा जा सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, शायद आपने एंटिक शब्द को नया सीखा हो इसके मीनिंग के आधार पर। द नेक्स्ट वन इज एंटिसिपेट। मैंने आपको एंटी मार्क कर दिया, जो पैसा रखा जाता है वो। एंटिक्विटी आपको मार्क कर दी है, जो आपकी प्राचीनता कही जा सकती है, पुरातत्व आप कह देते हैं। द नेक्स्ट वन इज एंटिसिपेट। तो एंटिसिपेशन आपने भी सुना होगा, एंटिसिपेट आपने सुना होगा। मीनिंग जज किया यही होता है ना शायद, कि पहले से पूर्व आकलन कर लेना किसी चीज को, पहले से अज्यूम कर लेना कि ऐसा भी हो सकता है, प्रिडिक्ट कर लेना, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखना किसी चीज के लिए, वो बना यहीं से था। जज कीजिए, एंटिसिपेट। तो एंटिसिपेट या इसके नाउन फॉर्मुलेशन एंटिसिपेशन का मतलब वही होता है किसी चीज के लिए पहले से सोचकर चलना। मीनिंग वही है, रूट वही दिखाता है, बिफोर के तौर पर। तो व्हेन यू से समथिंग, जब हम एंटिसिपेट करेंगे यानी पूर्व आकलन, थोड़ा सा सोचकर चलो कि शायद शाम तक वापस ना लौट पाए, कल देख लेंगे, ये हमारे लिए बुरा तो नहीं हो सकता। तो जिन्हें आप अपना प्रिडिक्शन कह सकते हैं, जो आप एक्सपेक्टेशन कहते हैं, वही आपका एंटिसिपेशन भी हो सकता है, बिकॉज इसका रूट वापस एंटी है, जो हमेशा बिफोर को शो करता है। तो पहले से किसी चीज को अनुमान लगाना, आकलन करने को एंटिसिपेट कहा जाता है, बिकॉज इसके रूट के आधार पर इट शोज इट्स
इट्स मीनिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एंटी, दैट मीन्स बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंटी रूम, ANTEROOM। तो यहाँ तो आपको दोनों वर्ड साफ दिख रहे होंगे। हमारे घर में भी एक ऐसा रूम जरूर होता है जिसमें बाहर कभी गेस्ट आते हैं जो हर कोई क्लोज नहीं है हमारे, तो उसको बाहर ही बिठा लेते हैं, उसको बिल्कुल अंदर घर के कमरे में लेकर नहीं जाते। हाँ जी, आपके घर में भी होगा। उसी को एंटी रूम कहा जाता है, यानी कि एक वेटिंग रूम की तरह मान लीजिए, जिसमें कि हम गेस्ट्स को ठहराते हैं, बिठाते हैं, उसके बाद कहीं हमारे मेन रूम में एंट्री हो सकती है। तो मेन रूम्स की एंट्री से पहले जो रूम था जिसमें आप गेस्ट्स को अक्सर बिठाते हैं, अननोन को हम लोग बिठा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी रूम। सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। हाँ जी, एंटी रूम कहा जाता है अ वेटिंग रूम बिफोर द मेन रूम। जो आपका मेन रूम है उससे पहले वाले रूम को आप एंटी रूम कह दीजिए, जहां पर आप उसे बिठाते हैं, जिसके बाद मेन रूम की एंट्री की जा सकती है। सिमिलरली एक और शब्द है एंटी, आगे नेक्स्ट स्लाइड में और भी रहेंगे आपको, एंटी नप्शल। नप्शल इंग्लिश में शादी को दिखाता है, नप्शल्स का मतलब शादी होती है। वेडिंग एक सिंगुलर शब्द नजर आता है, आप मैरिज कहते हैं सिंगुलर नजर आता है, लेकिन नप्शल्स उसी के संस्कार, रीति रिवाज सबको काउंट कर देता है, जैसे कस्टम होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो नप्शल्स का मतलब शादी होती है, पहली बात ध्यान रखिएगा, SES होता है उसमें। नप्शल्स मतलब शादी, या उसके कस्टम कह दीजिएगा, रीति रिवाज कह दीजिएगा। और एंटी नप्शल यानी कोई भी चीज जो शादी से पहले के रिलेटेड है, मीनिंग तो वही है बिफोर का, तो जो शादी से पहले रिश्ता रखती है, रिलेटेड है शादी के पहले के टाइम से, उसे हमेशा एंटी नप्शल कहा जाता है। तो शादी कभी और है, हम उसकी तैयारियां पहले से करके चलते हैं हर चीज को, तो वो जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप एंटी नप्शल कह सकते हैं। समथिंग विच इज हैपनिंग बिफोर मैरिज, बिकॉज रूट वही है एंटी, नप्शल का मतलब मैरिज, समथिंग हैपनिंग बिफोर मैरिज कैन बी कॉल्ड एंटी नप्शल। ओके, एक क्विक रिवीजन इस स्लाइड का, आगे देखते हैं। एंटी रिप्रेजेंट करता है बिफोर को, तो एंटी पहले तौर पर वो पैसा ही हो जाता है जो आपको पहले रखना पड़ेगा, बाद में आप गेम खेल सकते हैं। एंटिक, ध्यान रखिएगा, एंटिक मतलब यूनिक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, वो यूनिक चीज की दूसरी नहीं बन सकती तो आप उसे यूनिक कह सकते हैं, अदरवाइज एंटिक का मतलब हमेशा प्राचीनता से है, और उस प्राचीनता को अंग्रेजी में एंटिक्विटी कहा जाता है। एंटिसिपेशन, पहले से किसी चीज को अस्यूम कर लेना, प्रिडिक्ट करना, एक्सपेक्ट करना, पूर्व आकलन कहा जा सकता है, अनुमान लगाना। एंटी रूम, घर का हमारा वो रूम बाहर वाला जिसमें हम अननोन्स को बिठाते हैं, मेन रूम में एंट्री हर किसी को नहीं देते। और नप्शल, शादी से पहले वाली चीजों को एंटी नप्शल कहा जा सकता है। द नेक्स्ट वेरिएशन आउट हियर, सेम रूट से, एंटी पेनल्टीमेट। तो इसको पेनल्टी जैसा मत सोचिएगा, जिनको पता अच्छी बात है। पेनल्टीमेट कहा जाता है आपके लास्ट से पहले वाले को, यानी कि सेकंड लास्ट को। आई रिपीट, पेनल्टीमेट कहा जाता है लास्ट से पहले वाले को, यानी कि सेकंड लास्ट, और उसका भी आपने एंटी कर दिया यानी बिफोर, तो सेकंड लास्ट से बिफोर आने वाला कौन होगा? थर्ड लास्ट। बिफोर द सेकंड लास्ट इन अ सीक्वेंस, इन अ गेम और एनीथिंग, जो आपके सेकंड वाले से भी पहले होता है, बिकॉज पेनल्टीमेट भी इंग्लिश में शब्द होता है जो हमेशा सेकंड लास्ट को दिखाता है। तो पहले तो आप पेनल्टीमेट याद रखिए अगर आप नहीं जानते थे तो, और पेनल्टीमेट का भी आपने एंटी कर दिया यानी उससे भी पहले, तो पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट, उससे भी पहले थर्ड लास्ट आप उसे कह सकते हैं। पेनल्टीमेट सेकंड लास्ट, एंटी करके थर्ड लास्ट में आ जाता है। किसी गेम या सीक्वेंस में भी हम इसे यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एंटी डेट। दिख रहा होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, जो किसी भी सीक्वेंस या टाइम के पहले हो सकता है, हैपनिंग बिफोर अ प्रिस्क्राइब्ड डेट इज सपोज्ड टू बी एंटी डेट। डेट से भी पहले वाला सीधा दिख रहा है, कम बिफोर समथिंग इन डेट, किसी डेट से कोई चीज अगर पहले आती है दैट इज सपोज्ड टू बी योर एंटी डेट, बिकॉज एंटी पहले, डेट आपकी डेट हो गई, उससे पहले आने वाली चीज को हमेशा एंटी डेट कहा जाता है। जैसे मूवीज के प्रीमियर आ जाते हैं, जैसे सॉन्ग्स के भी प्रीमियर आ जाते हैं, रिलीजिंग ऑन 27th ऑफ मई, जून, जो भी आप कहना चाहें, तो वो जो आपने पहले ही लॉन्च कर दिया है दैट इज सपोज्ड टू बी एंटी डेट। तो जब हम लोग एंटी डेट यूज करें, एंटी बिफोर को रिप्रेजेंट करता है, डेट आपकी वही ऑब्वियस मतलब रखती है, एंटी डेट, कम बिफोर समथिंग इन टर्म्स ऑफ डेट। एंटी मैरिडियम, मैरिडियम भी है, एन भी इसके साउंड में आता है, और हम बचपन से इसको इस्तेमाल करते आए हैं AM के तौर पर, एंटी, और पोस्ट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, PM आपका कह दीजिएगा। तो वहां भी तो आपने वही कहा था पहले वाला, तो जो शुरू का पहला दिन का हिस्सा होता है वो आपका AM में आ जाता है, और जो दिन का बाद वाला हिस्सा होता है वो आपका पोस्ट यानी कि बाद में आ जाता है। क्वाइट कॉमन है, मुझे मार्क नहीं करना,
परफॉर्म, सॉरी मैं डेथ पढ़ लिया था, परफॉर्म बिफोर डेथ, मैं भी डर गया, एंटी मेरिडियन डेथ कब से रिलेट करने लगा, सॉरी फॉर दैट। बिफोर नून या फिर फोर नून भी कहा जा सकता है, कभी मैं इसके भी रूट शेयर करूंगा आपको। फोर, FORE, इसके भी कई मतलब पहले से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया होगा फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एडजेक्टिव्स में जब डिस्क्राइब किया था, वहां भी कहा था फोरमोस्ट जिसकी प्राथमिकता बहुत ज्यादा है, फोरकास्ट हो जाता है वेदर आपका, और आपकी फोर आर्म कही जाती है, फोर हेड कहा जाता है, हमेशा उसको पहले दिखाने के लिए FORE फॉर के तौर पर यूज करते हैं। अभी उसकी बात बाद में करेंगे। एंटी मेरिडियम आपके अकरिंग बिफोर नून, यानी नून से पहले, एंटी नून के बाद AM, और ये आपका PM मार्क किया जा सकता है। द नेक्स्ट वेरिएशन इज एंटी मॉर्टम। अब मॉर्टम का मतलब हमेशा हमने डेथ के लिए देखा है, मॉर्चुरी आपने हमेशा डेथ के लिए देखा होगा। MOR एक रूट है जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। मॉर्टम से पहले पोस्टमार्टम, अच्छा ये भी तो सॉरी समझाने में ये यूज करूं ना मैं, पोस्टमार्टम हमने सुना है, पोस्ट मृत्यु के बाद, डेथ के बाद। एंटीमॉर्टम मृत्यु से पहले, किसी की डेथ से पहले कहा जा सकता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग हैपनिंग और परफॉर्म्ड बिफोर डेथ, इट इज सपोज्ड टू बी योर एंटीमॉर्टम आउट देयर। सो व्हेन यू से एंटीमॉर्टम, ये हमेशा आपकी डेथ से पहले मार्क करता है। एंटी एंड मॉर्टम रिप्रेजेंटिंग डेथ, बिफोर दैट, परफॉर्म्ड बिफोर डेथ यू कैन से। एंटी क्वायर, एक शब्द लिखा है CHOIR, इसको क्वायर पढ़ा जाता है, इसको चॉयर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। और क्वायर का मतलब एक तरह से बॉडी ऑफ सिंगर्स कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स कह दीजिएगा। हिंदी में शायद हम मंडली जैसा शब्द जो इस्तेमाल कर लेते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस। क्वायर रिप्रेजेंटिंग अ बॉडी ऑफ सिंगर्स। अब बॉडी ऑफ सिंगर्स तो क्वायर हो गई, उससे पहले आने वाला तो वो आपका एंटी हो जाएगा। तो चर्च में जब प्रेयर्स की जाती है, ऐसा कुछ भी है, उसके पहले भी एक स्पेस होता है, आप उसे रिहर्सल वाली जगह मान सकते हैं। सो अ स्पेस इन द चर्च बिफोर द क्वायर, जो क्वायर होता है यानी कि जो बॉडी ऑफ सिंगर्स है, जो मंडली है उनकी, चर्च में स्पेसिफिकली, उससे पहले एक जगह होती है जहां पर वो लोग कह दीजिए प्रैक्टिस करते हैं। उनका टेक्निकल टर्म है वो जानते हैं, बट जनरली हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे मेन इवेंट, मेरे परफॉर्मेंस, मेरे कॉन्सर्ट से पहले जो मेरा प्रैक्टिस का हॉल होगा, दैट इज सपोज टू बी माई एंटी क्वायर, जो चर्च में मेन क्वायर से पहले के स्पेस को कहा जाता है। क्वायर रिप्रेजेंटिंग अ बॉडी ऑफ सिंगर्स, कई एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, क्वायर CHOIR, और एंटी क्वायर representing or happening before that. So space in the church before the choir is supposed to be your anti choir. And the same is anti-Lucan, मैं माफी, Lucan, I'm sorry, इसका प्रोनाउंसिएशन लूकन है। एंटी-लूकन, मुझे लूकन का मतलब नहीं मिला कि ये डॉन से मैं समझा पाऊं, ये शाहरुख खान वाले डॉन नहीं है। DAWN, भोर सवेरे को कहा जाता है, जो टाइम होता है आपका जब सनलाइट आ जाती है, सन हमें नहीं दिखता है, मॉर्निंग जो आप कह देते हैं जनरली, दैट इज सपोज टू बी डॉन। मॉर्निंग तो 11 बजे भी हो सकती है, डॉन 11 बजे नहीं हो सकता, 6 से 7 वाला जो आपका टाइम है। मुझे नहीं पता LUCAN से इसमें डॉन कहां से आया, लेकिन हाँ, आफ्टर ऑल ये अगर नया शब्द भी होता तो एंटी के लगने से मैं बिफोर तो जरूर सोच लेता। बाकी फिर मेरा RC मुझे बता देगा, मेरा क्लोज टेस्ट बता देगा, या रिमेनिंग पार्ट द सेंटेंस मुझे बता देगा कि इसका मतलब प्रिसाइजली क्या है। बट जनरली हाँ, इस शब्द को ऐसे याद रखते हैं, एंटी लूकन जो कहा जाता है, बिफोर डॉन, सूर्योदय से पहले के फ्रैक्शन को एंटी ल्यूकन कहा जाता है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन इस स्लाइड को, बिकॉज एंटी के लिए इतने शब्द हैं, शब्द बहुत सारे हैं, कभी और शेयर करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, तो कोई नया शब्द मिले आप उसे रिलेट कर सकते हैं। पेनल्टीमेट हमेशा सेकंड लास्ट को दिखाता है, और एंटी यानी उससे भी पहले वाला तो हमेशा आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड लास्ट या बिफोर द सेकंड लास्ट इन अ गेम और अ सीक्वेंस। एंटी डेट, किसी चीज का उस स्पेसिफाइड डेट से पहले आने को यानी एंटी डेट कहा जाता है। एंटी मेरिडियम, AM आपका हो गया, बिफोर नून कह दीजिए। मॉर्टम पोस्टमार्टम बाद में, एंटी मॉर्टम पहले। एंटी क्वायर, क्वायर आपकी मंडली हो गई, उससे पहले जो रिहर्सल कह सकते हैं जनरली, उसे एंटी क्वायर कहा जाता है। एंटी ल्यूकन बिफोर डॉन कहा जा सकता है। द नेक्स्ट कॉमन प्रीफिक्स, मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस आई शुड से, दिस इज आर्क। बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो आप जानते थे, अरे यार इतना इजी था इसका मीनिंग, हमने तो रटा था इसको, और कई शब्द उसी से रिलेटेड जो आप नहीं जानते थे। ARCH, इट्स अ ग्रीक वर्ड विच represents any rule या ruler, any chief. I repeat, ARCH, it's a Greek root जिसका मतलब हो जाता है to define a rule, a ruler or any chief को कहा जा सकता है। तो मुझे पता है आपके मन में कुछ अनार्की, मोनार्की जैसे शब्द जरूर आ रहे होंगे, और नहीं आए हैं तो हाँ, इन्हीं के बारे में सोचिए, बिकॉज जरूर आपने उसमें रूलर या किसी रूल की बात जरूर की होगी। आई रिपीट, इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड आज का
आर्क विच रिप्रेजेंट्स अ रूल या रूलर या फिर चीफ या फिर पोस्ट मेन जो आपकी कही जा सकती है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फर्स्ट वन पर अनार्की को हमने देखा था कि जहां पर कंप्लीट डिसऑर्डर वाली स्टेट को हम अनार्की यूज करते थे, रटा था। अच्छा, आपने रूट में भी तो पढ़ा होगा ए, कभी बाद में मार्क कर दूंगा, फर्स्ट वीडियो मैं ए के लिए नहीं बनाऊंगा, कई लोग देखेंगे नहीं ये तो यार सब जानते हैं, बिकॉज रूट वर्ड्स पढ़ते वक्त सबसे पहला रूट हम ए को ही पढ़ते हैं, कभी मैं मार्क करूंगा बाद में। दिस इज ए, और ए हमेशा आपका नेगेटिव या फिर विदाउट या फिर ऑपोजिट करने के काम आता है। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, बाकी बहुत सारे हैं। थीस्ट आपको याद होगा, थीस्ट हम लोग कम सुनते हैं, हम लोग अथीस्ट ज्यादा सुनते हैं, नास्तिक, जो भगवान पर भरोसा, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, अथीस्ट, नास्तिक। थीस्ट भी होता है, थीस्ट का ऑपोजिट अथीस्ट हो जाता है। मोरल, मोरल ड्यूटीज कंसर्निंग विद राइट एंड रॉन्ग, जिसको सही गलत का फर्क पता है, नैतिक कर्तव्यों की जानकारी है। अमोरल, अनैतिक जिसे कह दिया जाता है, तो ए लगाने से हमेशा ऑपोजिट या विदाउट का मीनिंग आता है। ARCHY, आर्क, यानी कि रूल या रूलर जहां पर है, आर्क ही कह दीजिएगा उसे। और आप जैसे ए या फिर AN लगाते हैं, ये उसका ऑपोजिट हो गया, विदाउट। तो जहां पर रूलर नहीं है, उस ऑर्डर या उस स्टेट को, हमेशा उस अवस्था को अनार्की कहा जाता है। सो अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, नो रूलर और एनी अदर चीफ आउट देयर इज सपोज्ड टू बी योर अनार्की। कॉमन वर्ड है, चाहे हम एग्जाम दें या फिर डेली लाइफ में हमें इसका इस्तेमाल जरूर पड़ता होगा। अनार्की रिप्रेजेंटिंग कंप्लीट डिसऑर्डर इन अ स्टेट, जहां पर कोई रूलर नहीं है, कोई चीफ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज ना हो, उस केस में उस डिसऑर्डर वाली स्टेट को, यानी कि जहां गवर्नमेंट नहीं है, रूलर के बिना, उसे अनार्की कहा जाता है। आप सब इसका मतलब जानते हैं। अच्छा, आर्किटेक्ट या फिर आर्किटेक्चर हमने सुना तो बहुत सालों से है, कभी नोटिस किया कि इसको रूट में ARCH आने से आपका हमेशा चीफ और अच्छी चीज को दिखाएगा। सो व्हेन यू से आर्किटेक्ट, आपको पता होगा वो तो आर्किटेक्ट हैं, वो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, तो ना सिर्फ बिल्डर, आपके चीफ बिल्डर को आर्किटेक्ट कहा जाता है। आपने बाकू भी जानते होंगे, बिकॉज आर्क मतलब लगने से वापस वो चीज मेन या फिर चीफ को जरूर मार्क करेगी। सो आर्किटेक्ट भी इसी का डेरिवेटिव है। अब इस बहाने याद रखिएगा कि आर्किटेक्ट रिप्रेजेंट्स अ चीफ बिल्डर बिकॉज इट डिफाइंस समथिंग विच इज गोइंग टू बी चीफ और इन टर्म्स ऑफ मेन अथॉरिटी आउट देयर। सो आर्किटेक्ट मीनिंग हम सब जानते थे, लेकिन इस बहाने चीफ बिल्डर को आर्किटेक्ट कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज मोनार्क। तो मुझे याद है कि MON एक ऐसा रूट है जो हमेशा सिंगल को दिखाता है। क्रोमैटिक, जिसमें कलर्स होते हैं। मोनोक्रोमैटिक, मोनोलॉग, सिंगल इंसान के लिए। डायलॉग दो के हो जाते हैं आपके, यहां भी वही है, MON और ARCH। तो मोन लगने से वो सिंगल को दिखाएगा और आर्क लगने से वो एक रूलर को जरूर दिखाएगा। तो जहां पर सोल रूलर हो जाता है या फिर किंग होता है, मोनार्क या फिर मोनार्की, दोनों डेरिवेटिव्स हैं उसके। जहां पर सिर्फ एक राजा को ही राज्य करने का हक है, उसे मोनार्की कहा जाता है, और उसे हम लोग जो उस राजा को मोनार्क मार्क कर देते हैं। तो सोल रूलर, एक ही रूलर होगा, MON, और आर्क लगने से वो चीफ बन गया, रूलर बन गया। सोल रूलर और किंग इज सपोज टू बी अ मोनार्क बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मॉन एंड आर्क। रूलर तो है लेकिन वो चीफ है, एक है, इसीलिए आप उसे मोनार्क में कह दीजिएगा। अच्छा, एक शब्द होता है जेन। तो जेन हमेशा फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज जेनेटिक्स, जीन्स और ऐसे जेंडर, कई शब्द आपने देखे होंगे, वो हमेशा इसी को रिप्रेजेंट करता है। जेनोसाइड भी आप जानते होंगे, साइड हत्या को दिखाता है, जेनोसाइड, आप बाकी भी जानते होंगे। नाउ जेन लगाने से वो कहीं फैमिली में आ गया, और आर्क लगने से आपका चीफ को दिखाएगा, मेन हेड को दिखाएगा। सो व्हेन यू से भाई जेनाक कह दीजिएगा, द हेड ऑफ अ फैमिली, अक्सर मम्मी होती है हमारी। Janak, when you call, it represents the head of a family, the chief of a family, because इसके रूट के आधार पर this is GEN, जेन, जो हमेशा फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और आर्क लगने से वो आपके चीफ पर आ जाएगा, हेड पर आ जाएगा। इसीलिए जनाक का मतलब द हेड ऑफ अ फैमिली। तो आजकल पापा से फिर या मम्मी से पापा मत कहिएगा, जनाक कहिएगा, बिकॉज ही इज द और शी इज द चीफ ऑफ आवर और द हेड ऑफ आवर फैमिली। सिमिलरली एक रूट है, जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेट है 25 ऑफ अप्रैल 2020, और कोरोना वायरस की वजह से हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन में हैं, घर पर हैं, अपने पूरा विश्व इस बात को झेल रहा है। तब भी मैं आपसे कहूंगा कि पैंडेमिक शब्द आपने जरूर सुना होगा। महामारी को अंग्रेजी में पैंडेमिक कहा जाता है, PAN। पैन भी एक रूट होता है, कभी और डिस्कस करेंगे इसको भी, जिसका मतलब हो जाता है ऑल या फिर होल। पूरे को कंसिडर करने के लिए पैन आ जाता है, पूरे को कंसिडर करने के लिए। पैन इंडिया, पूरे भारत में पैन इंडिया, तो पैन हमेशा होल को दिखाता है। तो पैन हो गया आपका ऑल दिखाने के लिए, होल दिखाने के लिए, और आर्क आपका वही रूल हो गया, चीफ हो गया, हेड हो गया।
गवर्नमेंट बाय ऑल या फिर यूनिवर्सल रूल, दैट इज सपोज टू बी पेनार्की. So when you say pen representing all या फिर whole, archy आपका वही रूलर को दिखाएगा. When you say penarchy, government by all, और एक universal rule कहा जा सकता है, that is supposed to be a penarchy. तो आपने एक जानते थे, कई देखे होंगे, anarchy without, जनक घर के हेड कह दीजिए, मोनार्क सिंगल, और पेनार्क जो सबके द्वारा रूल हो सकता है. चलिए, OLIGARCHY, मुझे इसका रूट तो नहीं मिला, हो सकता है मैं नहीं जानता, माफ कीजिएगा. लेकिन हाँ, एक और शब्द होता है उसी सीरीज में, तो इसको भी याद रख लेते हैं, ओलिगार्की. अब जब आप ओलिगार्की की बात करते हैं, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन 100% श्योर नहीं है, अगर ओलिगार्ची हो तो माफ कीजिएगा. मेरी नजर में चूंकि अनाकी और ये सब होते हैं, तो ये भी ओलिगार्की ही होना चाहिए. अगर गलत हो माफ कीजिएगा, अदरवाइज सही हो. ओलिगार्की, द गवर्नमेंट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, जब बहुत कम लोगों के हाथ में सरकार होती है, दैट इज सपोज्ड टू बी ओलिगार्की. मुझे इसका फर्स्ट रूट नहीं मिला, लेकिन हाँ, आपको हेड तो दिखाना पड़ेगा. अब दैट इज गोइंग टू बी आर्क, तो इसमें जरूर रूल की बात की गई होगी, गवर्नमेंट की बात की गई होगी, कितने क्या बात की बात होगी. सो एक बार क्विक रिविजन इस स्लाइड का. आर्क रिप्रेजेंट करता है आपका, क्योंकि और भी वर्ड्स हैं आगे, किसी रूल या रूलर या फिर चीफ को डिफाइन करने के लिए. अनार्की विदाउट रूलर, कंप्लीट डिसऑर्डर जहां पर गवर्नमेंट ही नहीं है. आर्किटेक्ट जो आपके चीफ बिल्डर हैं, बिकॉज आर्क रिप्रेजेंटिंग अ चीफ और द हेड. मोनार्क कह दीजिएगा, सिंगल मॉन, एक रूलर के द्वारा, गवर्नमेंट बाय वन, या सोल रूलर या फिर किंग कह दीजिए. जैन आपके परिवार को दिखाएगा, हेड ऑफ द फैमिली. व्हेन यू से पेनार्की, गवर्नमेंट बाय होल कहा जा सकता है. और ओलिगार्की, व्हेन यू से गवर्नमेंट बाय प्रीटी फ्यू पीपल, कम लोगों के द्वारा जो सरकार होती है, दैट इज सपोज्ड टू बी ओलिगार्की. अच्छा, एक बहुत अच्छा शब्द है हायरार्की. आप चाहे कंप्यूटर्स के हैं, आप चाहे लॉ के हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, आपने हायरार्की जरूर सुना होगा. है जी, हायरार्की आपने जरूर सुना होगा. अब सर वो तो ऑर्डर को कहा जाता है ना. एक्चुअली हायरार्की एक तरह से ऑर्डर दिखाती है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और ये होता है, उसे हायरार्की कहा जाता है. कंप्यूटर्स में भी हायरार्की काम आती है, हर जगह हायरार्की काम आती है. किसी नेता अभिनेता को जब हम चुनते हैं, उनकी भी हायरार्की के बाद जाकर वो अपनी स्टेज पर पहुंचते हैं, तो हायरार्की वही मीनिंग रखती है. ये आर्क से कहां है, यहां तो कोई रूलर नहीं होता. कंप्यूटर में कौन सा रूलर है, रूलर नहीं है, लेकिन जो आप चीफ दिखा सकते हैं, जो आप हेड दिखा सकते हैं, वो किसी भी चीज का हो सकता है. उसके बाद उसके फॉलोअर्स आ सकते हैं. हायरार्की आप मतलब तो जानते हैं, इस बहाने देखिएगा डेरिवेटिव इसी का है. पीपल या फिर कोई लिस्ट कह दीजिए या कोई भी ग्रुप कह दीजिएगा, दे आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेटस और अथॉरिटी. तो जिसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, जो रूलर है वो सबसे, प्राइम मिनिस्टर को हमने ऊपर रख दिया या प्रेसिडेंट को ऊपर रख दिया, उसके बाद छोटे 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 स्तर पर जाकर हम लोगों की गिनती आती है, तो वो हम सबकी हायरार्की हो गई. अब वो हायरार्की ऑर्डर तो दिखा रही है, लेकिन हमेशा अथॉरिटी वाला ऊपर है, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद आप ये चीज यूज करते हैं. आप बैंकिंग में है तब भी आपने हायरार्की सुनी होगी. डायरेक्टली हम ब्रांच मैनेजर कह दीजिए, रीजनल मैनेजर नहीं बन जाते, एक स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं. तो जिसकी अथॉरिटी है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद. आर्क मतलब वही स्टेटस, आपका रूल चीफ, उसके कम उसके कम उसके कम दिखाने के लिए हमेशा हायरार्की यूज करते हैं. एक ऑर्डर दिखा दीजिए जिस प्रॉपर सीक्वेंस में आपकी चीजें लिस्ट की जा सकती हैं. Now the next one is your arch enemy. Arch enemy साफ दिख रहा है, अब तो सर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है. एनिमी हो गया दुश्मन, आर्क एनिमी एक ऐसा जरूर होता है जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा. सो दैट इज सपोज टू बी योर आर्क एनिमी, द पर्सन हु इज एक्सट्रीमली होस्टाइल टू समवन और समथिंग. एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा नफरत है किसी चीज से या फिर दुश्मनी है, उसे हम एनिमी और आर्क एनिमी में रख लेते हैं. एनिमी वही हो जाएगा आपका दुश्मन, या फिर किसी चीज से दुश्मनी, किसी इंसान से दुश्मनी, किसी काम से भी दुश्मनी हो सकती है, नफरत कह दीजिएगा उसको. और आर्क मतलब सबसे ज्यादा नफरत मुझे उससे है, वी कैन कॉल दैट आवर आर्क एनिमी. कोई चीज भी हो सकती है. राइवल भी हमारे ओपोनेंट को कहा जा सकता है, राइवल्स, और आर्क राइवल भी कहे जाते हैं. तो आर्क वापस आपका वही हो गया जो चीफ राइवल है. भाई मैच बहुत सारे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान बहुत फेवरेट माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो मैच होता है वो बहुत फेवरेट माना जाता है. सो दीज आर दी आर्क राइवल्स कहे जाते हैं, कि जब हम राइवल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, कोई सीरियस ना लें वर्ड्स को. राइवल्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ भाई मुझे सिर्फ उससे लड़ने में मजा आता है, उसके खिलाफ खेलने में मजा आता है. दैट इज सपोज्ड टू बी योर आर्क राइवल, योर चीफ राइवल कहा जा सकता है. फाइट में भी होता है ना कि इन दोनों की फाइट देखने में हमें अच्छी लगती है, आर्क राइवल कह दीजिएगा. और एक नया शब्द वापस शायद आपके लिए, फींड कहा जाता है. फ्रेंड का उल्टा मान लो, फ्रेंड दोस्त होता है, दुश्मन को इंग्लिश में फींड भी कहा जाता है. हाँ जी, दुश्मन को इंग्लिश में फींड भी कहा जाता है. तो जो फींड है वो दुश्मन है, उसे आप फींड कहिए, सैटन कहिए, शैतान कह दीजिए, हिंदी का ही शब्द है आपका.
आर्क फील्ड कहिएगा तो आर्क तो फिर आपके चीफ को ही दिखाएगा। तो ये लास्ट के तीनों शब्दों का लगभग एक ही मतलब है, आर्क एनिमी, आर्क राइवल और आर्क फील्ड कहा जा सकता है। एक बार क्विक रिकॉल इस स्लाइड का। हायरार्की आपकी वही ऑर्डर दिखाती है, अथॉरिटी के हिसाब से जब आप ऑर्डर रख लेते हैं, जिसके रूल है जो चीफ है उसके बाद चीफ 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 चीफ, उस सीक्वेंस को आप हायरार्की यूज करते हैं, क्वाइट कॉमन होगा आपके लिए। आर्क एनिमी योर चीफ एनिमी, आर्क राइवल योर चीफ राइवल एंड आर्क फील्ड योर चीफ फील्ड कहा जा सकता है, शैतान भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी आर्क को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वन आपको याद होगी। कुछ अरे और भी लिखे मैंने, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउ दिस इज आर्क एस्ट्रोनॉमी। इसके 3 वेरिएंट स्पेलिंग होती है, ये भी सही है, वो भी सही होगी, शायद आपने कुछ और देखी, वो भी सही। आर्क एस्ट्रोनॉमी, तो आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी करते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट भी आपने देखे होंगे, भविष्य दिखा देते हैं, या फिर जो तारों और ग्रहों की स्टडी करते हैं उसे आप एस्ट्रोनॉमी में मार्क कर देते हैं। कोई नया शब्द नहीं, हम सब जानते हैं। आर्क एस्ट्रोनॉमी शायद हमने ना देखा हो। जब ये दुनिया थी उससे पहले भी अगर सूर्य तारे ये सब तो थे, चाहे मैथोलॉजिकल मान लीजिएगा चाहे साइंस के अकॉर्डिंग मान लीजिएगा, बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हम लोग कह देते हैं, तब इनकी स्टडी कौन करता था या उस स्टडी का डेटाबेस लाइए, दैट इज सपोज्ड टू बी आर्क एस्ट्रोनॉमी। यानी कि जो आपकी चीफ कह दीजिएगा उस टाइम की, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन द पास्ट अंडरस्टूड द फिनोमेना इन द स्काई। आजकल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो आर्क चीफ यानी पहले वाला बता दीजिएगा ना, सो दैट इज सपोज्ड टू बी आर्क एस्ट्रोनॉमी। के आज नहीं, पुराने जमाने में जब ये सब चीजें आपकी थी नहीं, तब भी ये सेलेस्टियल बॉडीज थी, आपकी यूनिक एंटिटीज थी सारी, द सन, द मून, द अर्थ, उस जमाने में इनकी चीफ उस जमाने की स्टडी लाइए, सो दैट इज सपोज्ड टू बी आर्क एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, सिमिलरली बिशप हमने स्कूल के चैप्टर्स में देखा होगा, हमारी पोएम में हो सकता है, कई फिक्शन स्टोरीज में होता है, जो आपके बिशप कहे जाते हैं, बाखूबी जानते होंगे, चर्च में भी एक पोस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी हायर रैंक का जो वो इंसान है, दैट इज सपोज्ड टू बी आर्क बिशप। हिंदी शब्द मत बनाइएगा, बिकॉज हिंदी में शायद होता नहीं है, लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्रीस्ट, पुजारी, कुछ भी आप लिखेगा, बट बिशप एक टेक्निकल शब्द चर्च में इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपके चीफ बिशप हैं उनको एक लार्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए कह दीजिएगा चीफ, वो बिकॉज आर्क से मतलब ये दिखाएगा, सपोज्ड टू बी आर्क बिशप। एक अच्छा शब्द देखते हैं, आर्काइव। तो आर्काइव, इसको तो सर हम आर्चीव पढ़ते थे ना जी, ये आर्चीव नहीं है, दिस इज आर्काइव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आर्काइव सर वो तो वो जगह होती है ना जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, आप बिल्कुल सही हैं, अ प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट इज सपोज्ड टू बी आर्काइव। अच्छा एक सेकंड, मेरे जीमेल के ऑप्शन में भी आता है सेंट, और ये सब देखने के बाद आपके नीचे चौथे नंबर पर लिखा होता होगा आर्काइव्स। मुझे तो यही मतलब पता है, जरा जो मैंने स्क्रीन पर लिखा उसको पढ़ लेते हैं, द प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट। सर हमें भी यही पता है, ओरिजिन देखिए जरा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स traditionally kept by rulers of a government is supposed to be archive। तो आजकल देखिए, आप भी जानते होंगे, मैं भी कभी मार्क करूंगा, वैसे भी जानता हूं कि किसी शब्द के इस्तेमाल में बरसों लग जाती हैं, सेंचुरीज बाद भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। छोटा सा शब्द जो मुझे अच्छा लगता है समझाने में, 25 साल पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, 30-35 साल मान लीजिएगा, उस जमाने में भी मोबाइल शब्द हुआ करता था। मोबाइल एक एडजेक्टिव आज भी है, मूवेबल को दिखाता है, यानी कि जो चीज मूव कर सकती है। और आप जानते होंगे लैंडलाइन से हमें चिपके हुए बात करना पड़ता था, आज हम लोग घूमते फिरते बात कर लेते हैं, वी कॉल दैट मोबाइल। तो ऐसा नहीं है कि 30 साल पहले ही डिक्शनरी में मोबाइल शब्द को ऐड किया गया, वो परसों से है। आज इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि हम उसके पुराने यूज को भूल गए। सेम केस यहां पर है, व्हेन यू से आर्काइव, पुराने जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो अच्छे रूलर हैं, आई मीन टू से जिनकी पोस्ट बहुत अच्छी है, बड़ी पोस्ट पर हैं, जो रूलर्स हैं आपके, वो जहां अपने सरकारी दस्तावेजों को रखते थे उसे आर्काइव कहा जाता था। अब वो नाम तो प्रचलित हो जाता है ना, वो रखते थे, बाद में रूलर्स हट गए, आजकल गवर्नमेंट आ गई हमारी, तो हर जगह पर सरकारी दस्तावेज, सरकार क्यों, बिकॉज उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, इसीलिए आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जहां रखे जाते हैं उन्हें आर्काइव कहा जाता है। तो ये उसी का ओरिजिन रखता है, मैंने भी देखकर लिखा है, आप चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ट्रेडिशनली केप्ट बाय द रूलर्स ऑफ गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू बी आर्काइव। तो पुराने जमाने में रूलर्स हो गए, आजकल हमारी गवर्नमेंट या ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रखी जाने वाली जगह को आर्काइव कहा जाता है। और आज इसका मतलब इंटरनेट के युग में यह भी बन चुका है कि जो चीज हमारे काम की नहीं है, दस्तावेजों को रख दिया। अब मेरी 10th की मार्कशीट में डेली नहीं देख सकता ना कि मेरे मेल में ऊपर ही मुझे 10th की मार्कशीट शो हो, काम की जरूर है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड रख देते हैं। और इसीलिए जीमेल में जिन चीजों को आपको इस्तेमाल में जरूरी है बट पर डे इस्तेमाल नहीं होती, कभी कभार इस्तेमाल में आती है, फाइल्स वो पड़ी हैं उधर,
उसको आप आर्काइव कर देते हैं, जिसका रूट सेम था, यही से डिराइव था। एक बार इस स्लाइड को रिकॉल करते हैं। आर्क एस्ट्रोनॉमी, जो आपकी चीफ एस्ट्रोनॉमी कही जा सकती है, यानी पहले बताओ कैसे होते थे, आजकल तो ये आपके इतने इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट भी आ गए। आर्क बिशप कहा जा सकता है, यानी बिशप जो आर्क है यानी कि चीफ रैंक वाले बिशप को आर्क बिशप कहा जाता है। और आर्काइव आज जो मतलब रखता है वो सोच से परे है जो इसका ओरिजिन है, लेकिन इनडायरेक्टली फिलॉसफी यूज करेंगे आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। वो जगह जहां पर सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है, यानी जिनके पास अथॉरिटी है, मेरे और आपके कागज वहां पर नहीं रखे जा सकते। मूविंग ऑन टू अनदर प्रीफिक्स या फिर सफिक्स। नेक्स्ट वन, दिस इज BEL, मजेदार शब्द है, बेल। ट्वाइलाइट देखिए, बेला जैकब, शायद नाम सुना होगा, शी वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल। So it's an old French word or the root word which represents beauty. तो जहां जहां आपको बेल लगा मिलेगा, BEL the single one, वो हमेशा ब्यूटी से ही represent करता है। जितने शब्द उस फ्रेंच वर्ड के रूट को लेकर लिए गए हैं, तो कई बार नए वर्ड्स में हमें फायदा जरूर मिल जाता है। पहले हम वो देख लेते हैं जो हम पहले से जानते थे, कुछ एडिशनल उसमें ऐड कर लेंगे। बेल representing beauty in general, okay? So the very first one is BELLE। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन भूल गया, माफ कीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन बेल है। मैं एक बार चेक करके देखता हूं, जस्ट अ सेक। हाँ जी, मैंने अभी भी चेक किया, प्रोनाउंसिएशन बेल ही है। तो इसको हम बेल्ले ना पढ़ें, वेल्ले जैसे हम हिंदी में पंजाबी में यूज कर लेते हैं, इसको बेल्ले मत पढ़िएगा। कई वर्ड्स क्योंकि ऊपर लिखा उसमें फ्रेंच ओरिजिन है और फ्रेंच वर्ड ही स्पेसिफिकली, इसीलिए इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन फॉलो नहीं करेगा। और डबल लेटर्स इंग्लिश में हाफ साउंड रखते हैं। जो नया हो तो माफ कीजिएगा, मजाक के तौर पर मैंने कई बार समझाया था, ए फॉर एप्पल नहीं होता, दैट इज एप्पल, एप्पल एप्पल नहीं होता। MIDDLE मिडल ना होकर हम लोग मिडल प्रोनाउंसिएट करते हैं। एंड द सेम फॉर्मुलेशन, इसको अगर पढ़ते तो बेले पढ़ सकते थे, बेल्ले मत पढ़िएगा, जो होता ही नहीं है। प्रोनाउंसिएशन बेल। A beautiful girl or a woman is supposed to be a belle. French origin रखता है, उसी वर्ड का फर्स्ट टर्म है belle. When you represent any beautiful woman, that is supposed to be your belle. ठीक है। Similarly हम देखते होंगे power, शक्ति, empower, women empowerment, देखा होगा। तो किसी भी ऐसी नाउन को अक्सर वर्ब बनाने के लिए EM जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो हमने डेकोरेट करने के लिए बेल ही मान लीजिए, बेल मतलब ब्यूटीफुल, और embellish यानी कि किसी चीज को सुंदर बनाने की प्रक्रिया, वर्ब आपने बना दी। आई रिपीट, जैसे पावर से एम्पावर बनती है, वैसे ही बेल का बेलिश का आपने एम्बेलिश कर दिया, वर्ब हो जाएगी। टू डेकोरेट समथिंग, और डेकोरेशन वही होता है किसी चीज को और सुंदर बना देना। टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव इज सपोज टू बी योर एम्बेलिश, किसी चीज को पहले से बेहतर या फिर अट्रैक्टिव बना देना। द नेक्स्ट वन इज बेलाडोना। अब ये बेलाडोना, हाँ एक्चुअली आप इसको देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में या जनरल डिक्शनरीज में इसका मतलब आएगा डेडली प्लांट या फिर ड्रग। जबकि फ्रेंच ओरिजिन में देखेंगे तो एक सुंदर लेडी को भी बेलाडोना कहा जाता है। अब ये सुंदर लेडी ड्रग और डेडली कहां से हो गई, ये तो नहीं समझ में आया। तो ऐसे ही हम कई शब्दों को थोड़ा अस्यूम कर लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। हमें नहीं पता उसकी एटमोलॉजी क्या है, कहां से आया, क्या ट्रैवल करके वो चला था, कितने पुराने ओरिजिन का है। जल्दी से मार्क करो। हाँ, एक ब्यूटीफुल लेडी को बेलाडोना कहा जा सकता है, लेकिन वो विच के तौर पर हो सकती है, थोड़ा नेगेटिव मीनिंग भी होता है इसका। कैसे? एक्चुअली बेलाडोना एक ऐसा पौधा कह दीजिएगा, प्लांट है जो बहुत डेडली होता है, ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है, जो औरतें करती भी थीं, कि इसको अगर रब करके हम आंखों पे लगाएं तो वो आंखें काजल की तरह थोड़ी ब्यूटीफुल बड़ी बड़ी मानी जाती हैं, और फीमेल को इस चीज का शौक भी होता है। तो कई बरसों तक, कई जमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था आंखों में लगाने के लिए, खुद को सुंदर बनाने के लिए। भले ही वो ड्रग है, लेकिन उसको इस तरह से इस्तेमाल करते थे। तो जब आप खुद को एनहांस कर लेते हैं, वो अलग से दिख रही है आपकी ब्यूटी, उस केस में एक ब्यूटीफुल लेडी का इसका मीनिंग आ गया। जबकि स्पेसिफिकली ये पौधे का नाम है जो बहुत हार्मफुल और एक डेडली प्लांट कहा जा सकता है, लेकिन उसको हम ब्यूटीफुल, खुद को एम्बेलिश करने के लिए, सुंदरता के लिए हम उसको इस्तेमाल कर लेते थे। अब नहीं होता, लेकिन पहले होता था। इसीलिए बेलाडोना के दोनों मीनिंग है। इटालियन फॉर्म में इसको एक सुंदर लड़की को भी कह देते हैं, लेकिन इसीलिए मैंने कंडीशंस अप्लाइड स्टार मार्क किया है कि इसका फर्स्ट मीनिंग एक ड्रग के तौर पर है। मान लीजिए आप डिक्शनरी देखें, फिर आप बोले सर ये तो होता ही नहीं है, तो आप उसको गूगल कीजिएगा, आपको वो मीनिंग भी मिल जाएगा। वो हर डिक्शनरी में मेंशन नहीं होता। एटमोलॉजी यही कहती है, इसका ओरिजिन कहता है कि पहले के जमाने में इसी पौधे को रब करके आंखों में लगाया जाता था, खुद को सुंदर दिखाने के लिए। इसीलिए उस सुंदर स्त्री को यानी लेडी को आप बेलाडोना भी कह सकते हैं। तो दोनों मीनिंग से प्लीज ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वन इज बेल
विडिया, इसका प्रोनाउंसिएशन विडिया है, इसे वेडेरे मत पढ़िएगा, ठीक है। नाउ दिस इज बेलविडिया, मैं इसको जो प्रोनाउंसिएशन है उसी से बना देते हैं। बेल सुंदर, वीडियो विडिया, वीडियो 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 दृश्य कह दीजिएगा, कोई विजुअलिटी जो आपकी है। अ रूफ टॉप लेवल टू ऑफर अ फाइन व्यू, हम लोग कभी कभी जाते हैं, होटल चल रहे हैं तो एक काम करते हैं यार, वो रेस्टोरेंट उसके छत पर बैठते हैं, वहां से बहुत अच्छा सराउंडिंग का व्यू आता है, वहां आज खाना खाएंगे। दैट इज सपोज टू बी बेलविडिया। जी हाँ, बेलविडिया, बेल रिप्रेजेंटिंग ब्यूटी एंड विडिया रिप्रेजेंटिंग योर वीडियो, यानी कि व्यू, यानी कि दृश्य कह दीजिएगा। सो एक ऐसा रूफ टॉप लेवल हमारे घर भी हो सकता है, कई रेस्टोरेंट्स होते हैं, कई होटल्स होते हैं छत पर जहां पर हम लोग पार्टी करते हैं, जहां से व्यू बहुत अच्छा नजर आता है। दैट इज सपोज टू बी बेलविडिया। सो अ रूफ टॉप लेवल टू ऑफर अ ब्यूटिफुल व्यू, अ फाइन व्यू इज सपोज टू बी बेलविडिया। बेलमोंट, शक्ल से ही दिख रहा है, MONT माउंटेन को दिखा देगा और बेल आपका सुंदरता दिखा देगा। अ ब्यूटीफुल माउंटेन इज सपोज टू बी बेलमोंट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर कह दूं, संधि करने के बाद लेटर्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग चेंज हो जाती हैं, तो आप ये ना देखें सर माउंटेन में तो MOUNT आता है, इसमें तो MONT लिखा हुआ है। दे बिहेव द सेम व्हेन यू से अल्फा बीटा, इसी वीडियो में मार्क किया था बिकॉज बहुत कॉमन एग्जांपल है। इट डजंट बिकम अल्फा बीटा, इट बिकम्स अल्फाबेट, तो स्पेलिंग वही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हल्की फुल्की चेंज हो जाते हैं। बेलमोंट यानी ब्यूटीफुल माउंटेन इज सपोज टू बी योर बेलमाउंट। ऐसे एक और कहा जाता है BIBELOT, बिब्लो, हाँ जी शायद इसका प्रोनाउंसिएशन बिब्लो है, बिब्लो, T साइलेंट है, इंग्लिश वर्ड नहीं है, बिब्लो प्रोनाउंसिएशन है, माफ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा बहुत गलत हूं, बाइबलोट जैसा कुछ भी नहीं है, बिब्लो प्रोनाउंसिएशन है जितना मुझे याद है इसका। अ स्मॉल ऑर्नामेंट, स्पेशली ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट, छोटी छोटी चीजें जो हम डेकोरेशन के लिए पहन लेते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा वाला, दैट इज सपोज टू बी योर बिब्लो। तो वो भी सेम रूट रखता है BEL के तौर पर, ऑर्नामेंट्स को छोटे छोटे जो सुंदर लगते हैं आर सपोज टू बी योर बिब्लो, ठीक है। इस स्लाइड को देखते हैं, आगे और भी वर्ड्स हैं। द वेरी फर्स्ट वन बेल, बेल्ले मत पढ़िएगा, इज सपोज टू बी अ ब्यूटीफुल वुमन, उन्हीं फ्रेंच का रूट है, उसी की एटमोलॉजी के हिसाब से, बिकॉज बेल मीन्स ब्यूटी। एम्बेलिश, किसी को सुंदर बनाना, डेकोरेट कर देना। बेलाडोना, वैसे तो ये पौधा है जो बहुत डेडली है, ड्रग्स के काम आता है, लेकिन औरतें इसको इस्तेमाल करती थी खुद को एनहांस करने के लिए, आंखों में लगाती थी, इसलिए सुंदर स्त्रियों को भी एक जमाने में बेलाडोना कहा जाता था, आज भी कहा जाता है लेकिन आजकल आंखों में वो शायद लगता नहीं है। बेलविडिया, ब्यूटीफुल व्यू, अक्सर रूफ टॉप से जो हम सुंदर सा व्यू देखते हैं, दैट इज सपोज टू बी बेलविडिया। ब्यूटीफुल माउंटेन्स, बेलमोंट, ब्यूटीफुल माउंटेन, एंड बिब्लो, दैट इज सपोज टू बी अ स्मॉल ऑर्नामेंट दैट इज ब्यूटीफुल, एक छोटी सी गहना आपका जो सुंदरता दिखा सकता है, सुंदर हो सकता है। द नेक्स्ट वन, दिस इज बेलिज लेटर। लेटर्स की स्पेलिंग गलत नहीं है, फ्रेंच वर्ड्स हैं यानी वहां से डेरिवेटिव है, तो वो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग में बचपन से किसी ने आंसर तो नहीं दिया, F क्यों बोला जाता है जबकि लिखते तो है नहीं। मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें जो था कि डिड यू नो द रीजन बिहाइंड साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, वहां बताया था, आप चाहें तो देख लीजिएगा इंग्लिश में लेटर्स साइलेंट क्यों होते हैं। सिमिलरली दिस इज बेलिज एंड लेटर्स, तो लेटर्स नहीं है, लेटर्स है वो। अब लेकिन मीनिंग वही है, लेटर कह दीजिए चाहे लेटर कह दीजिएगा उसको, लेटर्स। तो लेटर्स क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। बेल मतलब ब्यूटीफुल, अच्छे अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। कोई कवि है क्या, या फिर कोई आप ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे शब्दों को लिखते हैं। एसेज पर्टिकुलरली फॉर एस्थेटिक इफेक्ट इज सपोज टू बी बेल लेटर्स, यानी कई बार जब हम सुंदरता के तौर पर जब अच्छाई दिखाने के लिए जो ऐसे लिखते हैं, एस्थेटिक वही होता है आपका पॉजिटिव टोन के लिए, सो उन एसेज को, उस आर्ट को, उस आपकी क्रिएटिविटी को, आपके उस वर्क्स को यानी रचना को भी बेल लेटर्स कहा जाता है। मीनिंग वहीं से है, एसेज पर्टिकुलरली फॉर एस्थेटिक इफेक्ट, सुंदरता के तौर पर जो ऐसे लिखे जाते हैं, जो किसी गुणगान में भी हो सकते हैं, ब्यूटी डिफाइन करने के लिए भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव टोन जरूर होगी, दैट इज सपोज टू बी योर बेल लेटर्स। बेल का मतलब वही हो गया सुंदर, अच्छे अच्छे लेटर यानी अच्छा अच्छा लिखते हैं, दैट इज सपोज टू बी योर बेल लेटर्स। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में बेल लेटर्स का ध्यान रखिएगा। और जैसे साइंस की नॉलेज रखने वाले को साइंटिस्ट कहा जाता है, इकोनॉमी की नॉलेज रखने वाले को इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, टेरर की नॉलेज रखने वाले को टेररिस्ट कहा जाता है, तो वैसे ही बेल लेटरिस्ट यानी कि बेल लेटर से बना है वो इंसान जो अच्छे अच्छे एसेज लिखता है, अच्छे अच्छे पोर्ट्रे करके एसेज लिखता है, या ऐसी किसी चीज को बनाता है या लिखता है, दैट इज सपोज टू बी अ बेल लेटरिस्ट। IST पीछे लगा है, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, टेररिस्ट, ऐसे कई शब्दों में फनैम्बलिस्ट आदमी होता है। IST हमेशा इंसान को दिखाता है जो उस काम को कर सकता है, अ पर्सन हु राइट्स एसेज ऑन लिटरेरी,
उन्हीं सुंदर लेटर्स को इस्तेमाल करके जो इंसान ऐसे या फिर लिख सकता है उसे बेलेट्रिस्ट कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज बेल्डम या फिर बेल्डम, दोनों मीनिंग हो जाते हैं। ये भी वही है, ओल्ड अगली वुमेन इज सपोज्ड टू बी अ बेल्डम, अक्सर हमारे ग्रैंड माँ के तौर पर कहा जा सकता है। विचेस को भी कहते हैं, जादूगरनी कह दीजिएगा, उन्हें भी कहा जाता है। मीनिंग वही है, जब हम मूवीज देखते हैं बिकॉज इस तरह के काम हो जाते हैं। ग्रैंड माँ इन टर्म्स ऑफ जब वो भी कभी सुंदर रही होंगी, आज वो बूढ़ी है फिर भी हमें अच्छी लगती हैं, उससे हम बेल्डम कह देते हैं। तो इससे मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूं, आपको याद कराने के लिए खुद के लिए कैसे याद रखता हूं वो बोल देता हूं, माफ कीजिएगा अगर ग्रामर गलत हो इस चीज में। बेल मतलब सुंदर हो गया, और मडाम एक शब्द आपने सुना होगा, मैडम कह दीजिए। उस मैडम और बेल यानी ब्यूटीफुल मैडम, तो अक्सर वो हमारी रिस्पेक्टफुल मैनर में हमारी ग्रैंडमा हो सकती हैं, पुरानी हो सकती है। अब ये अगली क्यों कहा आपने? तो विचेस जो हम इस्तेमाल करते हैं, सुंदर नहीं है वो, बात तो वही है, सुंदर है लेकिन बूढ़ी हो चुकी हैं, तो वो सुंदरता उनकी थोड़ी सी अब अगलीनेस में आ जाती है। सिमिलरली जिससे आप विच इस्तेमाल करते हैं, मूवीज में हमने देखा होगा विचेस होती हैं, जादूगरनी होती वो खुरापाती हैं, लेकिन वो सुंदर दिखाई जाती हैं। सो ऐसी चीजों में अक्सर जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, सुंदर भी है बट थोड़ा बूढ़ा भी लग रहा है, उसे बेल्डम कहा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अनएम्बेलिश्ड। अभी तो देखा था, क्यों लिखा मैंने ये, एम्बेलिश्ड डेकोरेटिव तौर पर, जहां पर आप डेकोरेशन कर देते हैं, और अनएम्बेलिश्ड यानी कि जो डेकोरेटेड नहीं है, जो क्लीन नहीं है, नीट नहीं है, सुंदर नहीं है, इज सपोज टू बी एम्बेलिश्ड। अब इसका मीनिंग एक और हो जाता है, मैंने वहां लिखा है फैक्चुअल नॉट डेकोरेटेड, फैक्ट दिखाने वाला। तो कई बार हम चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दे देते हैं, सुंदर बनाकर दिखा देते हैं जो एक्चुअल नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। बिना उस एडिशन के रियलिटी की जब बात की जाएगी तो उसे अनएम्बेलिश्ड भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें कोई भी सुंदरता एडिशनली ऐड नहीं की गई है, इसे अतिरिक्त तौर पर सुंदर बनाया नहीं गया है। जो रियलिटी है, चाहे वो रियल में सुंदर क्यों ना हो, दैट इज सपोज टू बी फैक्चुअल एंड यू कैन कॉल दैट अनएम्बेलिश्ड। ओके, एम्बेलिश्ड लास्ट स्लाइड में था, उसी की वर्ब फॉर्मुलेशन है उल्टा करने के बाद। एंड द लास्ट वन इज डाउजेबल, एन ऑब्सोलीट टर्म फॉर स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट हम सब जानते हैं, कोई जो पसंद है आपको, और बेल तो यहां पर भी है, हालांकि ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट भी अपने आप में एक बहुत अच्छा शब्द है। ऑब्सोलीट कहा जाता है जो चीज चलन से बाहर हो जाती है। कई चीजें चलन से बाहर हो जाती हैं। कभी जमाने में हेयर कट ऐसी रखते थे, आजकल कोई नहीं रखता। पैंट्स वो वाइट बॉटम पहनते थे, अमिताभ जी को देखा होगा, नहीं पहनते हैं आजकल। वी कॉल देम ऑब्सोलीट। और ऐसी किसी भी चीज को जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, ऐसे एग्जाम्पल्स में डाउजेबल भी आ जाता है। सो डाउजेबल एक पुराना शब्द है, जो स्वीट हार्ट जिसे हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उसे कहा जाता था। आजकल इसका इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं। जल्दी से क्विक रिकॉल इस स्लाइड का। बेल लेटर्स कह दीजिएगा, जो अच्छे अच्छे लेटर्स लिखते हैं। लेटर्स मतलब वर्ड हो गए, अच्छे अच्छे शब्दों को पोर्ट्रे करते हैं, यानी कि अच्छा ऐसे डिस्क्रिप्टिव पार्ट रखते हैं, रचनाएं अच्छी करते हैं। उन लेटर्स को, उन एसेस को कहा जाता है। और वो इंसान जो ऐसा लिख सकता है, दैट इज सपोज टू बी बेलेट्रिस्ट, मैडम यानी कि ओल्ड ब्यूटीफुल लेडी जो अब अगली हो चुकी है, विच के कैटेगरी में भी आ सकती है। अनएम्बेलिश्ड यानी जिसमें सजावट नहीं है, सजावट नहीं है तो जो रियल है वही का वही दिखाना, फैक्चुअल कहा जा सकता है। एंड एन ऑब्सोलीट टर्म फॉर स्वीट हार्ट कहा जा सकता है डाउजेबल। ओके, चलिए वीडियो की लेंथ को देखते हुए काफी टाइम हो गया होगा, आगे और भी वीडियोस रखेंगे, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करना चाहूंगा। आशा रखता हूं कि बहुत सारे शब्दों को आपको अच्छे से समझाया, मुझे भी अच्छा लगा। वुड लव टू सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो, जो भी वोकैबुलरी के लिए होगा। हाँ, एक चीज जरूर कह दूं, कोई अगर इसको नया देख रहा है तो मैंने नाउन कंप्लीट कर दी है, शुरुआत में भी आपसे कहा था, प्रोनाउन कंप्लीट कर दी है, एडजेक्टिव्स और आर्टिकल्स कंप्लीटली पढ़ा दिए हैं। और जब तक अगर आप इसे अप्रैल 2020 में नहीं देख रहे हैं तो आपके टाइम तक हो सकता है एडवर्ब क्या पूरी ग्रामर पढ़ाई जा चुकी हो। तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप जरूर देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी डिटेल में ग्रामर मार्क की है। आशा रखता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट पेपर्स हैं, हर चीज के साथ मेंशन किया है, तो वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू। कुछ पॉइंट्स के साथ कि हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आशा रखता हूं कि आपको बहुत कुछ दिया होगा। अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूं, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। कपिल सर जो मैंने कोड लिखा था, उससे किसी भी स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं द प्लस प्लेटफॉर्म। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं मुझसे। अगर जुड़ना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम आउट देयर। इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, द सेम चैनल एज वेल एज द ग्रुप आउट देयर। Thank you very much. This is Kapil Dev Sharma. Would love to see you out there in the very next video at the same channel, English by Kapil Dev Sharma. Thank you.